Hello, all of you again. Welcome in evolution, that is the chemical evolution के बारे में हम लर्न कर रहे थे. लास्ट टाइम हमने ओपेरन और हेल्डन का देखा था, रशियन और इंग्लैंड साइंटिस्ट थे. देन आज हम देख रहे हैं यूरेस एंड मिलर्स का एक्सपेरिमेंट. यूरेस एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है. इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नीट में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए, यूरेस एंड मिलर्स ये दोनों भी अमेरिकन साइंटिस्ट थे. यूरेस और मिलर्स के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कौन कौन से लैब लेवल में कौन सा एक सेटअप बनाया, उसके बारे में आज हम लर्न करेंगे. तो ये मैंने कुछ और भी डायग्राम ड्रॉ किए ऐसे ही, जो कि एनसीईआरटी में दी है. तो ये है वैक्यूम पंप. ऐसे ये जो बॉइलिंग वाटर है इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी. ये है स्पार्कलिंग इलेक्ट्रोड्स, ये है स्पार्क, ठीक है. ये है कंडेंसर, ये है इनलेट, वाटर का इनलेट, वाटर इनलेट. ये है वाटर आउटलेट. यहाँ वाटर का कंडेंसेशन हुआ है, वाटर कंडेंसेशन, वाटर के ड्रॉपलेट्स जमा हुए हैं, ठीक है, एक्सेट्रा. चलिए, और यहाँ उन्होंने बॉइलिंग वाटर ऐड किया है, बॉइलिंग वाटर ऐड किया है, ठीक है. तो चलिए, एक्सपेरिमेंट के सेटअप के लिए उन्होंने कौन कौन से केमिकल सबसे पहले यूज़ किए, जो कि अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट साइंटिस्ट उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल्स पहले तैयार हुए होंगे, ऐसा उनका मानना था. तो चलिए, इन्होंने भी उन्हीं मॉलिक्यूल्स को लेकर ये एक्सपेरिमेंट फॉलो किया था. तो चलिए, सबसे पहले लिख देते हैं मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन. इनका कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने 2:1:2 को मेंटेन किया था. प्लस उन्होंने वाटर भी लिया था, इसके साथ साथ उन्होंने बॉइलिंग के लिए वाटर भी लिया था. तो चलिए, यूरेस और मिलर के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कौन कौन से केमिकल्स यूज़ किए थे. मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 के फॉर्म में उन्होंने यूज़ किया था. उसके साथ साथ उन्होंने वाटर भी यूज़ किया था बॉइलिंग करने के लिए, क्योंकि बॉइलिंग के साथ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर की तरफ रन हो जाएंगे, और जैसे जैसे रन हो जाएंगे तो यहाँ उन्होंने 2 हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रोड्स बिठाए थे. तो उन्होंने यूटी वोल्टेज मेंटेन किया था, तो वो 1200 वोल्ट का था. यहाँ उन्होंने जो टेम्परेचर मेंटेन की थी, तो वोल्टेज मेंटेन किया 1200 वोल्ट. देन उन्होंने टेम्परेचर इसको दिया था 800 डिग्री सेल्सियस. कौन से मॉलिक्यूल्स यूज़ किए थे, ये वाले. ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ दिनों तक 18 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट रिवाइज किया था. 18 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने रिवाइज किया था. 18 डेज के बाद इन्हें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व करने को मिले. तो सबसे पहले सिंपल अमाइनो एसिड्स मिले, देन कुछ एसिड्स मिले, देन उसके बाद शुगर मॉलिक्यूल्स भी मिले. तो वो सब कुछ हम लिख देंगे. तो चलिए, पहले लिख देते कि यूरेस और मिलर्स ने क्या क्या किया. तो ये एक सेटअप बनाया. इस सेटअप में उन्होंने सबसे पहले लिया वाटर, इसको बॉईल किया. वाटर के साथ साथ ये तीनों मॉलिक्यूल्स उन्होंने इस प्रोपोर्शन में ऐड किए थे इस वाटर के अंदर. बॉइलिंग के बाद ये वाटर के वेपर जो है वो इस तरह से इस पाइप से इस राउंड बॉटम में चली जाएंगे. जब ये वाटर के वेपर्स इस राउंड बॉटम में चले जाएंगे, तब ये दो जो हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स इस वेपर्स को ब्रेक कर देंगे. अब चलिए, ये वेपर्स अगर इतने हाई वोल्टेज के थ्रू अगर ब्रेक हो रहे हैं, तो चलिए, यहाँ मीथेन का फॉर्मूला है CH4 एग्जैक्टली, अमोनिया का था NH3, और हाइड्रोजन का था H2, और वाटर का है H2O. अभी भी यही केमिकल फॉर्मूला है सभी का. तो चलिए, यहाँ जो भी वेपर्स यहाँ आ गए, तो इन वेपर्स के अंदर ये सभी मॉलिक्यूल्स थे. तो इन सभी मॉलिक्यूल्स वेपर्स को हाई वोल्टेज मिलने की वजह से इन सभी का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया. ऑब्वियसली कितना हाई वोल्टेज के बाद या हाई टेम्परेचर के बाद मॉलिक्यूल्स
में के बीच में जो भी बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो उसी तरह से इन्होंने इतना हाई वोल्टेज दिया कि हाई वोल्टेज की वजह से, इस इलेक्ट्रोड की वजह से मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर में जो भी मॉलिक्यूल एटम्स थे वो सेपरेट हो गए आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड। और ये बॉन्ड डिस्ट्रॉय होने की वजह से, मतलब ये कंटिन्यूसली इस तरह से चलता ही रहा और यहाँ आकर कंडेंस्ड हुए, ऑब्वियसली कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन के लिए यहाँ से आप वाटर अंदर डाल सकते हो, यहाँ से आप वाटर बाहर निकाल सकते हो। कोल्ड वाटर अंदर और हॉट वाटर बाहर। हॉट वाटर मतलब यहाँ जो हाई वोल्टेज के थ्रू ये जो मॉलिक्यूल वेपर्स यहाँ से पास हो रहे हैं तो इसका वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए इन मॉलिक्यूल्स में अगर अगेन आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो चलिए इसको कूल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंडेंसर का फंक्शन होता है कूलिंग करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ दो इनलेट, दो आउटलेट और इनलेट होते हैं, मतलब एक इनलेट, दो आउटलेट, एक आउटलेट होता है। इनलेट के थ्रू कोल्ड वाटर अंदर जाता है, आउटलेट के थ्रू हॉट वाटर बाहर जाता है। तो इस तरह से कंडेंसर्स में जब भी ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे एटम के फॉर्म में, तब इसमें अगेन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंटिन्यूअसली ऐसे सेटअप सेम रखा और 18 डेज के बाद उन्होंने कुछ रिजल्ट ऑब्जर्व किया। तो उस रिजल्ट में उन्होंने ये दिखा कि चलिए यहाँ कुछ अमाइनो एसिड्स तैयार हो गए हैं, कुछ एसिड भी तैयार हो चुके हैं और कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स भी तैयार हो चुके हैं। चलिए एसिड्स जो तैयार हुए हैं उनके नाम क्या थे? एस्पार्जिन, एलानिन एंड ग्लाइसिन। एस्पार्जिन, एलानिन एंड ग्लाइसिन, ये मॉलिक्यूल सबसे पहले तैयार हुए। आपको नीट में पूछा जाता है कि चलिए यहाँ कौन कौन से मॉलिक्यूल्स तैयार हुए? एस्पार्टिक एसिड, एलानिन और ग्लाइसिन, ये फर्स्ट 3 अमाइनो एसिड सबसे पहले तैयार हुए यूरेस एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट में आफ्टर द 18 डेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देन एसिड कौन से तैयार हुए? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, oxalic acid, these are the different acids are synthesized after the 18 days of experimental setup। और शुगर में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मतलब हेक्सोज और पेंटोज उन्हें यहाँ नजर आए। हेक्सोज एंड पेंटोजेस नजर आए यहाँ, ठीक है। और एसिड्स में फ्यूमेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, देन ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने अगेन ये सेटअप कंटिन्यू किया आफ्टर अगेन बहुत सारे दिनों तक। तो अगेन इन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड भी अगेन ब्रेक हुआ और अगेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली बनते गए, जैसे दूसरे अमाइनो एसिड हो या फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेसेस तैयार हुए, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स तैयार हुए, न्यूक्लिक एसिड नहीं बट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स तैयार हुए, छोटे छोटे प्रोटी मॉलिक्यूल्स, मतलब अमाइनो एसिड्स बने। मतलब ये अगर न्यूली उन्होंने लेते वक्त ओनली 4 मॉलिक्यूल्स लिए थे, एक था मीथेन, दूसरा अमोनिया, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा वाटर लिया था। अगर इन 4 मॉलिक्यूल्स के थ्रू अगर ये डिफरेंट कंपाउंड 18 दिन में ही अगर बन रहे हैं तो इवोल्यूशन में बिलियन ईयर्स लगे थे, ठीक है, अर्थ से लेकर लाइफ ओरिजिन होने तक, यहाँ 15 बिलियन ईयर्स 500 बिलियन ईयर्स एगो लगे थे। तो चलिए यहाँ इतने समय में अगर इतने मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए होंगे तो इतने बिलियन ईयर्स तक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तैयार हो चुके होंगे। ये उन्होंने एक कन्फर्मली इस रिजल्ट में उन्होंने बताया था, यस पहले ये वाले मॉलिक्यूल थे, उसके बाद ये कुछ इस तरह से बन चुके होंगे। तो यहाँ उन्होंने फर्मली बताया कि चलिए इस तरह से केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। तो केमिकल इवोल्यूशन इसको नाम क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने यहाँ केमिकल्स के रिलेटेड कुछ बताया है, जैसे ओपेराइन और हेल्डन ने बताया था कि कैसे एटम्स तैयार हुए होंगे, देन मॉलिक्यूल्स, देन अर्ली मॉलिक्यूल्स कौन से तैयार हुए हैं, देन सिंपल ऑर्गेनिक, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, इस तरह से केमिकल पर ही उन्होंने स्टडी किया था। देन सेकेंड, यूरेस और मिलर्स ने उस पर एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया। और चलिए यस, उन्होंने जो कहा था ओपेराइन एंड हेल्डन ने वो करेक्ट था। इस तरह से इन दोनों ने इसको प्रूव किया था, इस तरह से केमिकल इवोल्यूशन बना होगा। देन हम आगे देखेंगे आगे के सेशन में कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हो चुका होगा। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मतलब चलिए यहाँ केमिकल्स तो बने,
ओके, कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड तो नहीं बना था, बट चलिए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बना था। अब चलिए हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे कि बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ ही जा रहा है। तो चलिए यहाँ पहला सेल तैयार हो चुका होगा कोऑर्सरवेट प्रोटोबायोंट के फॉर्म में। तो चलिए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा स्पेशली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ। और चलिए नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स थ्योरी कुछ देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन।